यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही पश्चिमी मीडिया रूस के खिलाफ जमकर प्रोपेगेंडा कर रही है। रूस की हार की भविष्यवाणी की जा रही है, लेकिन रूस का दावा उससे उलट है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने डोनबास से क्राइमिया तक रेल लाइन बिछाने का दावा किया है। अब सवाल ये उठता है कि किसके दावे में सच्चाई है। ये रिपोर्ट आती है। यूक्रेन में रूस की हार का प्रोपेगेंडा कितना सच? कीव, खार्किव से रूस की सेना पीछे क्यों हटी? डॉनबास टू क्राइमिया रेल लाइन का क्या है सच? यूक्रेन में हर सेकंड गोलियां चल रही हैं, हर मिनट बम बरस रहे हैं, हर घंटे मिसाइल गिर रही है। बावजूद इसके क्या पुतिन यूक्रेन में हार रहे हैं? क्या है इसकी सच्चाई? इसके लिए हम आपको यूक्रेन की तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर पिछले 3 महीने की है। पहली तस्वीर मार्च महीने की है, जिसमें रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गई थी। यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव पर भी रूसी सेना का कंट्रोल हो गया था। लेकिन अप्रैल के महीने में रूसी सेना ने कीव पर अपना शिकंजा कम किया, खार्किव से पूरी तरह हट गई, जबकि काला सागर के करीब ओदेशा मारियुपोल पर कब्जे की लड़ाई शुरू कर दी। मई महीने में रूस की सेना कीव, खार्किव से पूरी तरह पीछे हट गई, जबकि ओदेशा में भी रूसी सेना ने अपने कदम वापस ले लिए और डॉनबास के करीब अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दिया। इन 3 तस्वीरों को देखने के बाद पश्चिमी मीडिया ने पुतिन की हार की भविष्यवाणी शुरू कर दी, लेकिन हकीकत में ये पुतिन का प्लान था। पुतिन ने कीव और खार्किव पर हमला कर सबका ध्यान डाइवर्ट कर दिया और इसके पीछे ईस्ट यूक्रेन में अपनी सेना को मजबूत कर दिया, ताकि रूस को क्राइमिया तक जमीनी रास्ता मिल जाए। और जून के महीने तक आते आते पुतिन का प्लान हकीकत में बदल गया। सैटेलाइट से ली गई सबसे ताजा तस्वीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि पुतिन की सेना ने डॉनबास से क्राइमिया तक रेलवे लाइन बिछा दी है। इस रेल लाइन के जरिए रूस क्राइमिया तक अपनी सेना और सामान पहुंचा सकेगा। साथ ही साथ ब्लैक सी के जरिए अपने व्यापार को भी बढ़ा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी 20% जमीन पर कब्जा करके ब्लैक सी तक अपनी पहुंच बना ली है। इस युद्ध में रूस ने यूक्रेन को न सिर्फ लैंड लॉक कंट्री बना दिया है, बल्कि क्राइमिया पर भी अपनी स्थिति मजबूत बना ली है। और रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि डोनबास पे भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन ने होवित्जर से रूस के सैनिकों पर पलटवार किया है। यूक्रेन की सेना की ओर से इस हमले का वीडियो जारी किया गया है कि किस तरीके से होवित्जर का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया है। डोनबास, जहां पर पूरा का पूरा फोकस रूस की सेना इस कदर करती हुई नजर आ रही है कि डोनबास से लेकर क्राइमिया तक रेल लाइन बिछा दी जाए, और ऐसे में यहां पर भीषण जंग होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका सीधे तौर पर सामना यूक्रेन की सेना कर रही है। जबरदस्त पलटवार होवित्जर के जरिए किया गया है रूस की सेना पर यूक्रेन की तरफ से, और इसका वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। कई शहरों में एक बार फिर से रणनीति को बदलते हुए रूस की सेना हमले करती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में अब जो सपना पुतिन देखते हुए नजर आ रहे हैं, इस हमले से कहीं ना कहीं लग रहा है कि उस सपने को साकार करने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हुए पुतिन नजर आ रहे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने 2 टूक कह दिया है कि भले ही कई शहरों पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन पलटवार जिस तरीके से किया जा रहा है उससे डर और बौखलाहट जरूर है रूस में। लेकिन ये वीडियो, ताजा वीडियो जो कि यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें जबरदस्त पलटवार रूस की सेना पर यूक्रेन की सेना करती हुई नजर आ रही है और होवित्जर का इस्तेमाल किया गया है। और यूक्रेन युद्ध को लेकर वही हो रहा है जिसका डर था। इस युद्ध में अब इजराइल की एंट्री हो सकती है, क्योंकि ज़ेलेंस्की ऐसा चाहते हैं, लेकिन पुतिन ने इस बात को भांप लिया है। अब ऐसे में अगर इजराइल कोई ऐसा कदम उठाता है जिससे पुतिन नाराज हो जाए, तो समझ लीजिए कि यूक्रेन के साथ साथ एक और युद्ध हो सकता है। आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो नए वॉर जोन का खतरा अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दुनिया में बॉम्बर्स वाला मुकाबला शुरू हो गया है।
यूक्रेन में सैकड़ों टारगेट तबाह करने के बाद रूस के खतरनाक बॉम्बर एक और वॉर जोन में उड़ान भरने लगे हैं। यहां रशियन एयरफोर्स का सुखोई 24 भी है। और उसकी लैंडिंग के फौरन बाद सुखोई 35 भी लाइन में है। लेकिन ये फाइटर बॉम्बर्स कहां ऑपरेट कर रहे हैं? ये जगह यूक्रेन या फिर रूस की जमीन तो नहीं लगती। गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रशियन एयरफोर्स के ये फाइटर जेट सीरिया की वायुसेना के साथ उड़ रहे हैं। ये है सीरिया का MiG-23। ये वो जेट है जो पुराना तो जरूर है, लेकिन ISIS को खत्म करने के लिए इसने भी बड़ा काम किया है। ये सीरिया और रूस की वायुसेना का युद्धाभ्यास है, जो यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार हो रहा है। इस ज्वाइंट ड्रिल में रूस की तरफ से दो तरह के एयरक्राफ्ट शामिल हुए। पहला सुखोई 24 और दूसरा सुखोई 35, जबकि सीरिया की तरफ से MiG-23 और MiG-29 फाइटर जेट एक्सरसाइज में शामिल हुए। ये सभी रूस में बने जहाज हैं और सीरिया विमानों के अलावा ज्यादातर हथियार रूस के ही इस्तेमाल करता है। इस युद्धाभ्यास में रूस के फाइटर जेट्स ने सीरिया के लड़ाकू विमानों को कवर देने की प्रैक्टिस की। दोनों तरफ के विमानों ने रात में भी जंग लड़ने के तरीके आजमाए। रशियन एयरफोर्स और सीरिया की वायुसेना का एक साथ आना नया नहीं, लेकिन इस बार इनकी ज्वाइंट फ्लाइट्स की टाइमिंग मायने रखती है। हाल में इजराइल की तरफ से सीरिया के फौजी ठिकानों पर हमले बढ़े हैं और ऐसे में पुतिन का यहां अपने फाइटर बॉम्बर्स भेजना बड़ी बात कही जाएगी। पुतिन अमेरिका को भी बताना चाहते हैं कि दुनिया में यूक्रेन ही एक वॉर जोन नहीं है। पुतिन ये भी बताना चाहते हैं कि उनकी रेंज अनलिमिटेड है और उनके दायरे को छोटा न समझा जाए, क्योंकि पुतिन ने साफ साफ दिखाने की कोशिश की है कि उनकी रेंज यूक्रेन के बाहर सीरिया तक है। पुतिन बताना चाहते हैं कि यूक्रेन से आगे भी जरूरत पड़ी तो उनकी एयरफोर्स बमबारी के लिए तैयार रहेगी। वो दुनिया में कहीं भी किसी से भी निपटने के लिए तैयार हैं, चाहे वो नेटो हो, अमेरिका हो या फिर अमेरिका के दोस्त हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रूस को पश्चिम एशिया में किससे दिक्कत हो सकती है कि उसके विमान सीरिया के साथ युद्धाभ्यास करने चले आए। तो बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन इजराइल से दुनिया का बेहतरीन एरिया एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मांग रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो कीव या खार्किव जैसे शहरों में रूस के विमानों की एंट्री बंद हो जाएगी। We need Israeli assistance. While I'm talking about the Israeli government, I mean that we need first of all, the military technical support. We need Iron Dome, Barak or similar, that would allow us to save our civilian women and children from the shelling of the Russian missiles in our territory. अब आयरन डोम कैसे ज़ेलेंस्की को बचा सकता है, इसका एक नमूना देख लीजिए। ये इजराइल का आसमान है और यहाँ आप देख सकते हैं गाजा पट्टी से इजरायली शहरों पर हो रहे रॉकेट्स के हमले। लेकिन गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। ये है कमाल आयरन डोम का। फलस्तीनी संगठन हमास के रॉकेट्स अटैक के खिलाफ आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ऊपर रहा है। यानी हर 100 रॉकेट हमलों के बाद
जब आयरन डोम की मिसाइल फायर की गई तो उसने 90 से ज्यादा रॉकेट्स को आसमान में ही रोक दिया। इसी वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर दुनिया में मांग बढ़ने लगी है और अब ये ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में भी आ चुका है। आयरन डोम 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर दूर हो रहे हमलों को रोक सकता है। ये मिसाइल को भी रोक सकता है, ये रॉकेट के हमले भी रोक सकता है और तोप के गोलों को भी रोक सकता है। लेकिन हर हमले को रोकने के लिए आयरन डोम का इस्तेमाल बहुत महंगा भी साबित होता है, क्योंकि 1 लाख रुपए की कीमत वाले रॉकेट या तोप के गोले को रोकने के लिए इसमें 2 मिसाइल फायर की जाती हैं, जिनकी कीमत रेंज के हिसाब से 70 लाख से 1 करोड़ रुपए हो सकती है। ऐसे में क्या ज़ेलेंस्की इस हथियार की इतनी बड़ी कीमत चुका सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। Навіть це не зупиняє російську армію. Вони готові спалювати все, православні церкви, так само, як і будь-що інше в Україні. За час повномасштабної війни російськими обстрілами вже зруйновано або пошкоджено 113 церков. Серед них є і старовинні, що пережили Другу світову війну, але не вистояли російську окупацію. ज़ेलेंस्की को आयरन डोम से उम्मीद है, क्योंकि इजराइल ने इसे किसी भी शहर या बड़े इलाके को बमबारी से महफूज रखने के लिए तैयार किया है और कीव या खार्किव जैसे शहरों के लिए यह बहुत ही कारगर डिफेंडर बन सकता है, जो अक्सर रूस के मिसाइलों और रॉकेट अटैक का सामना करते रहते हैं। हालांकि ऐसे हमलों को रोकने की लागत क्या आएगी, इस पर भी ज़ेलेंस्की को सोचना होगा। देखिए आयरन डोम का प्रैक्टिकल टेस्ट, जिससे इस एयर डिफेंस सिस्टम को और बेहतरीन तरीके से समझा जा सकता है। इस मिसाइल की टेस्टिंग की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इसको आजमाने के लिए पहले एक ड्रोन लॉन्च किया जाता है। ये ड्रोन एक सुसाइड ड्रोन भी हो सकता है और इसका साइज देखकर आप इसकी बराबरी किसी रॉकेट या फिर किसी तोप के गोले से भी कर सकते हैं। जब ये ड्रोन आयरन डोम के राडार पर नजर आता है तो फौरन एक के बाद एक 2 मिसाइल लॉन्च होती हैं। और फिर देखिए किस तरह उस ड्रोन को आयरन डोम खत्म कर देता है। इसकी मिसाइल अपने टारगेट को बहुत ही आराम से हवा में ही खत्म कर देती है। Don't even want to call this weapon, because I rather will call that protective gear that will protect our civilians, because in the Israelis' mind, of course, the Iron Dome is something that allowed to protect civilians. You cannot kill with that. We want to protect our civilians with the Israeli help. And we don't need a donation, we want to buy it. ज़ेलेंस्की को अगर आयरन डोम चाहिए तो उन्हें बाइडन की मंजूरी भी चाहिए होगी, क्योंकि इजराइल में आयरन डोम को तैयार करने का बड़ा खर्च अमेरिका ने ही उठाया है। बाइडन पहले ही यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों को लेकर फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं, फिर चाहे हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम हो या फिर दूसरे बड़े हथियार। बाइडन यूक्रेन को नए वेपन सिस्टम देना भी चाहते हैं और ज़ेलेंस्की पर लगाम भी कसी हुई रखना चाहते हैं, क्योंकि रूस को अगर ऐसे हथियारों से बड़ा नुकसान पहुंचा तो कई और वॉर जोन एक्टिव हो जाएंगे, जहां रूस के हमले रोकना अमेरिका के लिए और बड़ी सिरदर्दी साबित हो सकती है। वैसे इससे पहले अमेरिका चाहता था कि इजराइल यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम स्पाइक दे दे, लेकिन इजराइल भी रूस के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता और उसने अमेरिका को ना कह दिया था। Last week, from what I know for sure, Americans was asking Israel to give a permission for the spikes, the anti-tank missiles, to be transferred from Germany to Ukraine, and Israel says no. Because spikes has been produced under the Israeli license. स्पाइक मिसाइल जेवलिन की तरह ही नई जनरेशन की एंटी टैंक मिसाइल है, जो अलग अलग वर्जन में 4 किलोमीटर से
10 किलोमीटर तक की रेंज तक वार कर सकती है। इसकी लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल तो 30 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है, जो इसे लंबी दूरी वाली कैटेगरी में जेवलिन से भी खतरनाक एंटी टैंक मिसाइल बना देती है। ये वो मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि दागो और भूल जाओ, क्योंकि उसके बाद ये खुद अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और उसको पूरी तरह से तबाह कर देती है। अब देखिए कि अगर ज़ेलेंस्की को स्पाइक भी मिल जाती तो वो रूस का कितना बड़ा नुकसान करते, जिसके लिए पहले ही अमेरिका की जेवलिन और ब्रिटेन से मिली NLAW मिसाइल को जिम्मेदार माना जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में रूस ने करीब 1400 टैंक खोए हैं। ये खुद ज़ेलेंस्की का दावा है। हालांकि रूस ने अपनी तरफ से आंकड़े नहीं दिए हैं। इन टैंकों पर ज्यादातर हमले अमेरिका की जेवलिन, ब्रिटेन की NLAW एंटी टैंक मिसाइल और स्वीडन से मिले रॉकेट लॉन्चर AT4 से हुए हैं। जेवलिन के बारे में कहा जाता है कि उसके हमले 94% तक कामयाब रहे हैं। इसलिए अगर स्पाइक मिसाइल को लेकर आगे भी यूक्रेन और इजराइल के बीच कोई सौदा होता भी है तो इसमें मिसाइल की रेंज बहुत मायने रखेगी, क्योंकि पुतिन बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो अपने और टैंक यूक्रेन की लड़ाई में खोएं। पहले ही डॉनबास में चल रही लड़ाई में उनके टैंकों पर कीव जैसा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को एंटी टैंक मिसाइल सप्लाई बढ़ाने का वादा किया है। वहीं जर्मनी के चांसलर ने भी एक ऐसा भरोसा दिया है जो ज़ेलेंस्की के माथे पर लकीरों को कुछ कम कर सकता है। Und wir werden die Ukraine weiter mit Waffenlieferungen unterstützen. Deutschland tut das intensiv wie kaum ein anderer und wird seine Unterstützung auch in der nächsten Zeit fortsetzen, solange wie das notwendig ist, um die russische Aggression zurückweisen zu können. जर्मनी के चांसलर का भरोसा हवा हवाई नहीं है, ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि इस वक्त ज़ेलेंस्की चाहे खाली हाथ हो, लेकिन रूस के स्पेशल ऑपरेशन को रोकने के लिए उनको अब 3 बड़े सोर्स से हथियार मिल रहे हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन और तीसरा है जर्मनी। तीनों देशों के नए हथियार भी अब यूक्रेन में आजमाए जा रहे हैं। जर्मनी ने अपनी बहुत ही आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम IRIS-T, इसका जमीन से आसमान में वार करने वाला वर्जन यूक्रेन को देने का फैसला किया है। IRIS-T यानी इंफ्रारेड इमेजेस सिस्टम, जिसमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका एयर टू एयर वर्जन कई सालों से एक्टिव सर्विस में है, लेकिन अब इसका वो रूप जिसमें मिसाइल जमीन पर तैनात लॉन्चर से फायर की जाती है, वो जर्मनी का हॉट वेपन सिस्टम बन चुका है। IRIS-T मिसाइल सिस्टम 25 किलोमीटर की रेंज में 20,000 मीटर की ऊंचाई तक किसी भी आसमानी टारगेट को खत्म कर सकता है। यह मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि रूस अपनी बमबारी में ज़ेलेंस्की के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर चुका है। यूक्रेन के पास खुद को रशियन एयरफोर्स से बचाने के लिए स्टिंगर के अलावा कोई खास हथियार नहीं बचा है। कुल मिलाकर यूक्रेन में चल रहा युद्ध एक और वॉर जोन बना सकता है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को सप्लाई किए जा रहे हथियारों को लेकर इंटरनेशनल इक्वेशन भी बिगड़ सकती है। यही खतरा अमेरिका को भी है, नेटो को भी है और इजराइल को तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि रूस के विमानों ने अब एक बार फिर से सीरिया के आसमान में उड़ान भरना शुरू कर दिया है। और अब आपको दिखाते हैं महायुद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। यूक्रेन की सेना ने रूस पर बड़ा अटैक किया है। रूस के ठिकाने पर मिसाइल से हमला किया गया। हमले में रूस को नुकसान। यूक्रेन ने रूसी टैंक को निशाना बनाया। हमले में रूस का टैंक तबाह हो चुका है। हमले के बाद टैंक में तेज धमाका हुआ। डोनबास में भीषण युद्ध जारी है। यूक्रेन ने होवित्जर तोप से रूस की सेना पर हमला किया। अटैक का वीडियो जारी किया गया।
डोनेस्क में भी भीषण लड़ाई जारी, बमबारी का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। यूक्रेन ने अपने नए हथियार कॉकटेल बम का वीडियो जारी किया है। यूक्रेन के सैनिक कॉकटेल ग्लास में ग्रेनेड बम रखकर ड्रोन से रूसी ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने एडवांस ओसा AKM सैम सिस्टम से रूसी ड्रोन को मार गिराया। अटैक का वीडियो जारी किया गया। रूस ने यूक्रेन की सेना पर डोनेस्क के रिहायशी इलाके में हमला करने का आरोप लगाया है। रूसी मीडिया ने तबाह बिल्डिंग का वीडियो जारी किया। सेवेरोडोनेस्क में जबरदस्त लड़ाई जारी है। लुहांस्क के गवर्नर का दावा है कि रूस डोनबास के औद्योगिक क्षेत्र पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहता है। भीषण लड़ाई के बीच रूस ने खार्किव में लोगों के लिए 100 टन अनाज और दूसरी चीजें पहुंचाई। सहायता सामग्री पहुंचाने का वीडियो जारी किया। अमेरिकन समिट में ब्राजील के राष्ट्रपति ने यूक्रेन की मदद करने की इच्छा जताई। कहा, हम चाहते हैं कि मौजूदा हालात का हल निकले। और यूक्रेन में जारी जंग थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। एक तरफ यूक्रेन की सेना अपनी जमीन बचाने के लिए पूरे जज्बे के साथ लड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी सैनिक अब किसी भी सूरत में घर लौट जाना चाहते हैं। क्या रूसी सेना छुट्टी के लिए बहाने खोज रही है? क्या रूसी सैनिक घर लौटने के लिए बेताब हैं? क्या रूसी सेना का हौसला जवाब देने लगा है? क्या लंबी लड़ाई से रूस के जवान थक चुके हैं? ये बड़ी जानकारी रूसी सेना की आपसी बातचीत से पता चली है, जिसे यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने इंटरसेप्ट किया है। यूक्रेन की सेना से रूस को कड़ी टक्कर मिल रही है। जंग यूक्रेन में लड़ी जा रही है और इसका फायदा भी यूक्रेन को ही मिल रहा है, मगर रूसी सेना के सामने आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। जंग लंबी खींचने से रूसी सैनिक हताश हैं और यूक्रेन से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि पुतिन के अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। रूसी सेना के जवान कई बार अपने अफसरों से छुट्टी की गुहार लगा चुके हैं, मगर हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगती है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूसी सेना के जवानों की बातचीत से अलग अलग बातें पता चली हैं। एक रूसी सैनिक ये कहते हुए सुना गया कि मैंने अपनी दोस्त से फर्जी शादी करने के लिए बोला था ताकि मुझे जंग से छुट्टी मिल सके, जबकि दूसरे सैनिक की बातचीत से पता चलता है कि उसे युद्ध में मारे जाने का डर सता रहा है, इसलिए छुट्टी के लिए अर्जी लगाई थी। एक अन्य रूसी सैनिक ने बताया कि पीने के पानी की किल्लत है क्योंकि उसके आसपास पानी की सप्लाई कट चुकी है। एक और रूसी सैनिक का ऑडियो रिकॉर्ड हुआ जिसमें उसने बताया कि स्थिति इतनी बुरी है कि या तो आप मारे जाएंगे या घायल हो जाएंगे, और ऐसे मौके पर आपको पीछे हटने का आदेश मिलता है। जबकि एक सैनिक ने कहा कि इस मौसम में भी उसके पास पहनने के लिए सर्दी वाली ड्रेस मौजूद नहीं है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी दावा किया था कि यूक्रेन में जंग लड़ रही पुतिन की सेना की स्थिति अच्छी नहीं है और आने वाले दिनों में उसे हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी। यूक्रेन का दावा है कि अब तक रूस के 31,700 सैनिक जान गंवा चुके हैं।
वहीं विदेशी मीडिया का दावा है कि पुतिन जिद पर अड़े हैं, इसलिए रूसी सैनिकों को जबरदस्ती की जंग लड़नी पड़ रही है, जिसका नुकसान भी रूस को ही हो रहा है। मेवाड़ के इतिहास पर लिखी किताब महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध के लोकार्पण के लिए गृह मंत्री अमित शाह एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। इस किताब को डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू ने लिखा है, जिसे प्रभाष प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि समाज को खुद इतिहास लिखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस किताब को इतिहास के विद्यार्थियों को जरूर पढ़ना चाहिए। कोई भी समाज को अगर अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है तो अपने इतिहास से प्रेरणा भी लेनी चाहिए, अपने इतिहास के आधार पर उससे सीख भी लेनी चाहिए और अपने इतिहास से सीखकर समाज के नाते अपना आगे का रास्ता भी प्रशस्त करें। कुछ लोगों ने इतिहास को इस तरह से लिखा जिससे निराशा का जन्म हो, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी भूमि है जहां निराशा टिक ही नहीं सकती। 25, 50, 100 साल बस हो गया, अंत में विजय तो सत्य का ही होता है और सत्य का ही हुआ है। राज्यसभा चुनाव में 16 सीटों के लिए मतदान जारी। राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में डाले जा रहे हैं वोट। एक एक वोट पर पार्टियों की नजर। गुजरात दौरे पर नवसारी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का किया शिलान्यास। अहमदाबाद में भी कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बीते 2 दशक में जो तेज विकास हुआ है, सबका विकास है और इस विकास से पैदा हुई नई आकांक्षाएं हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर आज कानपुर में चाक चौबंद सुरक्षा। कानपुर में धारा 144 लागू। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। फ्लैग मार्च भी निकाला गया। न्यूज 18 इंडिया ने टीआरपी के ताजा आंकड़ों में आज तक को पीछे कर दिया है। खबरों की तेज रफ्तार, मुद्दों पर जबरदस्त पकड़ और देश के सबसे अनुभवी चेहरों की बदौलत न्यूज 18 इंडिया ने आज तक से बाजी मारी है। ब्रेकिंग न्यूज, ग्राउंड रिपोर्ट, मुद्दों पर बहस हो या फिर देश विदेश की खबरों का संतुलित आंकलन हो, न्यूज 18 इंडिया हर कसौटी पर खरा उतरा है। निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।